Hello everyone, welcome to Friendication. So this is your second class for the chapter People as a Resource, and by now we have covered the introduction of the chapter and the case study and the results obtained by the case study. ये तीन topics हम कर चुके हैं. Now today we will be covering economic activities. Economic activities क्या होता है, non-economic activities क्या होता है, market and non-market activities क्या होता है, and why is there a difference between the economic activities performed by men and women. ठीक है, why difference क्यों आता है कि a particular sort of job, एक particular तरीके का काम will be performed by men only, right? और a particular sort of job will be done by women only. तो ऐसा क्यों है and उसकी वजह से what are the drawbacks जो women को face करने पड़ते हैं. We'll be covering that first and then we'll be dealing with the quality of population कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी इज स्किल, एबिलिटी, पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी इंक्रीज. तो क्या क्या अगर बहुत कैजुअल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट विल बी द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, ऑल द इन्वेस्टमेंट जिससे हम कहते थे कि पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में बदल जाएगी, ऑल दोज फैक्टर्स. ओके, so let's first start with the economic activities first. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर प्राइमरी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट? बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनी एक्टिविटी दैट विल बियर या फिर दैट विल यील्ड सर्टेन इनकम, सर्टेन मनी, सर्टेन पे टू अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई जॉब करती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, कोई भी एक्टिविटी करती हूँ और उससे मुझे रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, पे मिलती है. दैट विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी एक्सचेंज में वो एक्टिविटी करने के बदले मुझे कोई भी पे नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, विल बी टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्राइमरी, secondary and tertiary activities. Now what are primary activities, what are tertiary and what are secondary activities? See, these can be called the levels of economic activities. सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर अपना काम करेगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर अपना काम करेगा, फिर टर्शियरी सेक्टर अपना काम करेगा. कैसे? प्राइमरी सेक्टर बेसिकली इन्वॉल्व्स डीलिंग विद रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमने फर्स्ट क्लास में भी लिया था अपना, कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का, राइट? ना प्राइमरी सेक्टर कॉटन, सपोज मुझे कॉटन की शर्ट्स बनानी है, राइट? प्राइमरी सेक्टर मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा. रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन. सो वो मुझे रॉ मटेरियल उगा के देगा, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डील्स विद इट्स एक्सट्रैक्शन और प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल agriculture, poultry farming, horticulture, fishing, animal husbandry, all these, right, will come under primary sector. अब primary sector से cotton secondary sector में as raw material पहुंचा दी जाती है, right? Secondary sector will deal with manufacturing of goods, right? Manufacturing of goods in industries, in big machineries, right? तो उस cotton को cloth में convert कौन सा sector करेगा? सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके, एंड वंस द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड, राइट? अब मान लो आप कॉटन की शर्ट लेने जाते हो कहीं से, तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से तो नहीं उठा के लाते, राइट? यू गो टू अ शॉप एंड उस शॉप पे कहीं से कॉटन शर्ट्स डिलीवर होंगी, तो वो काम किसका है? टर्शियरी सेक्टर का, कि उस कॉटन शर्ट को जो प्रोड्यूस हो चुकी है फैक्ट्री में उसे उसकी डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करना, ट्रांसपोर्ट करना, राइट? तो टर्शियरी सेक्टर इन्वॉल्व्स इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. रेंडरिंग इज प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज सच एज services provision,
or providing services. Okay, such as transportation, communication, banking, teaching, providing healthcare services, providing insurance services, providing banking services. All this will come under tertiary sector. Okay, so these are the main three economic activities with which economy of a country works. तो अगर मैं इन शॉर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं that will contribute in the GDP, that will contribute in the production of goods and services of a country. Okay, so production of goods and services. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही तो जीडीपी कहते हैं. उसकी वैल्यू को जब हम निकालते हैं इसे ही जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Okay, so economic activities are any of those activities which are involved in the production of goods and services and will yield a pay and income in return. And any of those activities who do not contribute in the production of services and goods will be termed as non-economic activities. Okay, chalo, let's move on to market and non-market activities. Now, what are market and non-market activities? All those activities that will be done for remuneration. Remuneration क्या होता है? For money, for payment, for pay, for income. All those activities that will be done for remuneration are called market activities. अगर मैं सिंपल नाम से भी लेना चाहूँ तो that are produced for the market will be termed as market activities. And all those activities which are done for self consumption. Self consumption is खुद के लिए, for self use purpose, are called non market activities. For example, I have a farming business supposedly, okay, and I produce grains, for example. Now a certain proportion is kept for self consumption. मैं अपने खाने के लिए थोड़ा सा रख लेती हूँ and बाकी I sell it in the market. तो जब मैं अपने खाने के लिए रखती हूँ उससे क्या बोलेंगे? नॉन मार्केट एक्टिविटी. उस प्रोडक्शन को जो मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए करूंगी will be called as non market activity, and for I will be producing for selling in the market will be called as market activities. Example number 2. For example, you own a land. Okay. Now land owning can be used for two purposes, right? Either I give the land on rent. ठीक है. That land will be a certain amount for me. कुछ remuneration, कुछ pay, कुछ rent आएगा उससे. तो that will be called market activity. But अगर मैं उस land को अपने खुद के रहने के लिए use करूँ for residential purposes, it will be called as non-market activities. Clear? Let's move on. Now, after understanding what economic and non-economic plus market and non-market activities are, आपकी बुक ने हमें बता रखा है कि there is a difference. Difference in what? Difference in economic activities performed by men and women. मतलब कि हमारे कल्चर में या फिर पहले से हिस्टोरिकली पहले से जैसा चलता आ रहा है, there are certain jobs, कुछ तरीके का काम है और बोल दिया गया है कि ये men करेंगे, कुछ तरीके का काम है और ये बोल दिया गया है कि women करेंगे. कैसे? For example, if we refer to the case study जो हमने फर्स्ट क्लास में की, right? उसमें his father used to work in the farm, वो एग्रीकल्चरल वर्क करते थे एंड वहां से जो पैसे आते थे वो अपने घर पे अपने बच्चों पे स्पेंड कर देते थे, राइट? Whereas जो उसकी मदर थी, right? She used to work in the house. She used to do all the household chores, complete all the household chores, take care of the family, take care of the children, take care of his father. Right? She did all those work. Right? And was she given any remuneration in return? क्या उन्हें उसके बदले कोई पे मिलती थी? क्या कोई सैलरी दी जाती थी? No. Right? So it was a non-economic activity. Right? So women are mostly subjected to what sort of activities?
नॉन इकोनॉमिक activities and men economic activities. Now if she is involved in, if a particular woman is involved in non-economic activity, क्या वो कंट्री की जीडीपी में इंक्लूड होगा? क्या वो कंट्री की इनकम में इंक्लूड होगा? टोटल इनकम में नहीं होगा, राइट? सो नॉट इंक्लूडेड in the national income. ठीक है, हम हमेशा से देखते हैं this difference, right? A lot of our women also, a lot of our mothers also work in the house, and our fathers go out to work and earn money for the family, right? Now, what are the drawbacks that women face? क्या drawback है? Even if women step out and work in economic activities, क्या ड्रॉबैक्स हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं? दे आर पेड लेस इन कंपैरिजन टू मेन, राइट? सेकेंड, दे आर नॉट गिवन एनी लीगल प्रोटेक्शन, नो जॉब एश्योरेंस, नो जॉब सिक्योरिटी, राइट? ऑल्सो दे आर गिवन लेस लो income, right? The first point that we discussed. Second, what have we discussed? That they are not given any job security, no assurance कि उनकी जॉब उनसे ले ली नहीं जाएगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है इस बात की. एंड थर्ड, दे आर नॉट गिवन एनी एडिशनल बेनिफिट्स. एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर, और भी जो सोशल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि ये एम्प्लॉयज को प्रोवाइड होना चाहिए, वो वुमेन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है. ठीक है, एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं. मिनिमल, और इफ आई से irregular and low income. Okay, very less income. Second, no job security. Or legal protection. Okay, and no additional benefits, right? So अगर कोई पूछ ले what are the drawbacks that women have to face in particular when they work in economic activities, so all these. Okay, question आ सकता है इसके ऊपर, right? चलो, let's move on to our next topic. The next topic talks about the quality of population, as I mentioned. अब quality of population किससे आएगी? जब गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सो जो बेसिक दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. अंडर विच क्या डिस्कस करेंगे हम? हमें ये डिस्कस करना है कि ओवर द इयर्स जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की तो लिटरेसी रेट कैसे कम हुआ, या कितने % कम हुआ, कितना बढ़ गया, या कितना इम्प्रूवमेंट है इन द स्किल्स ऑफ द पीपल. और जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेके आती है उससे क्या होता है? लोगों की स्किल, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है ताकि वो अपना एंड सोसाइटी का बेनिफिट कर सके. ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्वालिटी ऑफ population, right? And under which we have to discuss two factors: education and health. So as discussed, quality of population किससे बढ़ेगी? Education से, which is by increasing their skill, their potential, and by increasing their health, which is making them fit and full of nutrition so that they do not get ill or they do not need medical treatments. Okay, so first we will be discussing education in detail. Now, in order to make people literate or in order to make people educated, the government has been trying very hard since independence, right? So एक जो point हम इसमें cover करेंगे, what the government has been doing in order to increase the literacy rate of our country, right? So सबसे पहले the main motive under education
and potential, right? And in order to make them self-sufficient क्या होता है? So that they can bear their own expenses, so that वो अपने लिए और कंट्री के लिए इनकम जनरेट कर सके, right? So first point, access to education. सबसे पहला मोटिव जो गवर्नमेंट का ये है कि सब लोगों को, the entire population of the country should have access to education. Access क्या होता है? And education should be in their reach, right? For a particular child, he should have education in his reach. अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो उसके पास access to school, access to that much money, जिससे वो अपना स्कूलिंग पूरा कर पाए, वो होना चाहिए. तो access to education. Second point, what the government has been trying to do, vocational courses, vocational skill development, ये कह सकते हैं. vocational क्या होता है? जो co-curricular activities होती है, such as computers, right? तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो लोग हैं वो किन फील्ड्स में भी स्किल डेवलप करें? वोकेशनल कोर्सेज में, राइट? थर्ड, सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान के अंदर दिस इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. हमने एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, या फिर पढ़ेंगे इन केस यू नॉट स्टार्टेड. तो एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज के जैसी ही एक पॉलिसी है सर्व शिक्षा अभियान अंडर द मोटिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन. एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन क्या होता है? फ्रॉम टिल द चाइल्ड टर्न्स 14, मतलब जो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, एलिमेंट्री बेसिक लेवल की एजुकेशन है, वो सबको मिले. सर्व शिक्षा अभियान, for which the government has been increasing the number of schools, right? Government schools जो है, the government has been trying to increase so that more and more children can get admitted into schools, right? So establishment of schools and colleges. Okay, and what has the government been doing? The government provides, ये बहुत कॉमन जो हमने पॉलिसी सुनी है, मिड डे मील्स, राइट? मिड डे मील्स प्रोवाइड करती है और डे टू डे बेसिस पे कैंप्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाती रहती है, सो दैट बच्चे अट्रैक्ट हो एंड पढ़ने आए. ओके, मिड डे मील and other recreational activities. Like, now the government has been doing so much, उसके बाद भी बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं या फिर बच्चे स्कूलिंग नहीं लेते हैं. What is the reason for that? एक बहुत मेजर रीजन कि इतना सब करने के बाद भी बच्चे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी रिसीव नहीं करते इज ड्रॉप आउट. वो अपने एजुकेशन के मिडिल में ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं. इन केस ऑफ गर्ल्स, व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स थिंक दैट देयर इज नो नीड टू टीच गर्ल्स, राइट? अब इन केस यू स्टडी इन अ गवर्नमेंट स्कूल और यू हैव बीन टू वन, आप ये नोटिस करोगे कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज. They provide the uniform, they provide money for books, they provide money for school bags, they provide money for midday meals, or they provide midday meals, they provide extra benefit in case parents send their girl child to school. ठीक है, तो इतने सारे benefits हैं, उसके बाद भी बच्चे drop out करते हैं. इसी वजह से the literacy rate has not risen much. Okay? However, अगर हम बहुत सालों का इकट्ठा cumulative देखें तो the literacy rate has risen from approximately 20% to 75%, and this was approximately
50s and this is 2010s अप्रोक्सीमेट। वैसे लिटरेसी रेट बहुत मल्टीपल 4 टाइम्स बढ़ गया, अगर आप बोलो तो 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया, बट अभी भी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक लेवल एजुकेशन भी क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो बीच में ही स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं। वाई? क्योंकि in case of girls, parents feel that there is no need of education, right? At the end of the day, she has to get married and पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। However, in case of boys में क्या होता है? वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं, right? इसी वजह से the literacy rate in children is still below. Okay? And there is another topic, there is another ratio difference in literacy rates. अब वो कह रहे हैं कि literacy rate is not only different between men and women, right? Men and women के बीच में ही literacy rate में difference नहीं है. There is also literacy rate difference between states. ठीक है? Now Kerala is India's most literate state. मतलब केरला का जो literacy rate है is the highest. It is more than 90%. And in states like Bihar, UP, it is the lowest, approximately 60%. So there is difference in literacy rate between, for बहुत general अगर हम बात करें, there might be a difference in literacy rate between poor and urban people. हो सकता है because there is more possibility कि rural areas में people are poor. So that उनको लगता है पढ़ाई की जगह अगर बच्चे घर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे तो बेटर होगा. So there is always a difference between literacy rate, between men and women, between states, between regions, right? So अगर कोई पूछ ले कि why is there a difference, okay? So this way, by increasing literacy rate, by increasing the number of educated people in the population, quality of population can be increased, right? और उससे होगा क्या? Now people can earn for themselves, they can add their income in the national income of the country, जिससे country की GDP बढ़ जाएगी, जिससे country की growth होगी, right? They can make their own choices, they can fulfill their basic as well as their wishes, their basic needs as well as wishes of life, right? They can make their own decisions now, they can make their own choices as we talked about, okay? So this will hence increase the quality of population, right? Now let's move on to the other factor which was health. अब health में देखते हैं क्या improvement आया and what is the percentage of people who have contributed in the field of health sector, okay? चलो. Okay, then health, right? Health as a measure of quality of population. Now the idea is still the same कि investment करो population पे in terms of education or in this case in terms of health, that is उनकी health improve करो, उनकी life expectancy improve करो, उनके nutrition requirements को fulfill करो ताकि quality of population अच्छी हो पाए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ पाए. इफ आई से ना बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, क्या कोई भी अनहेल्दी पर्सन, उसे डिजीज है, ही इज माल न्यूट्रिशन, कोई भी अनहेल्दी पर्सन क्या अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा? क्या कोई भी फर्म एक ऐसे अनहेल्दी इंसान को रखना चाहेगी जो फुल एफिशिएंसी से अपनी पूरी स्किल्स का यूज करके उस फर्म के लिए काम ही ना कर पाए? नहीं, राइट? तो कोई भी अनहेल्दी पर्सन और एन अनहेल्दी पॉपुलेशन becomes a liability for the nation. Why liability? Because कोई अनहेल्दी पर्सन अगर खुद के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पाता या फिर जितनी उसकी स्किल्स हैं उस लेवल तक इनकम जनरेट नहीं कर पाता है तो वो नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होगी, राइट? वो अगर इनकम नहीं कमा पा रहा है अपने अनहेल्दी होने की वजह से तो वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाएगी, which proves that he becomes a liability for the country in case he is unhealthy, right? तो जो गवर्नमेंट का फोकस है remains the same. What? It wants access, it wants to provide access to healthcare facilities, right?
access to healthcare facilities, right? Or fulfilling nutritional requirements of people. Requirements of people, right? And emphasizing on less privileged people. किस पे एम्फोसाइज करेगी? उन लोगों पे who are already underprivileged, right? फॉर एग्जाम्पल जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, अंडर प्रिविलेज लोग जो ST/SC से बिलोंग करते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो मेन स्ट्रीम रिसोर्सेज से जिनको दूर रखा जाता है, उन पे जो गवर्नमेंट है वो एम्फोसाइज करेगी, ठीक है? और इन सब पॉलिसीज का रिटर्न क्या है? इन सब पॉलिसीज से होगा क्या? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? आज से 50 साल पहले ऑन एन एवरेज अगर एक इंसान एक्सपेक्ट करता था दैट ही विल बी एबल टू लिव फॉर 70 years, सपोज, नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर। मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर वो पहले 70 years एक्सपेक्ट करते थे कि वो जी पाएंगे, तो अब वो 80, 82, 85 years एक्सपेक्ट करते हैं। वाई? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ओके, तो इससे क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी लोगों की, राइट? इनफैंट मोर्टैलिटी रेट कम हो जाएगा। इनफैंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई एट बर्थ, राइट, वो कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज पहले से ही जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोगों की पूरी कर दी जा रही है। और ये सब होगा कैसे? जब हेल्थ केयर सेक्टर में डेवलपमेंट होगी। और हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट होगी? बाय एजुकेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर, राइट? तो इससे एक वन मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज योर बुक मेंशन 81 आउट ऑफ 180 मेडिकल कॉलेजेस आर इन 4 states, which are Tamil Nadu, Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो अगर वन मार्कर आ जाए, विच आर द स्टेट्स दैट हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस? दीज 4, राइट? एंड द मिनिमम आर इन बिहार एंड, और इसी वजह से इन लोगों के जो हेल्थ के इंडाइसेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इंडाइसेस क्या होता है कि अगर हम हेल्थ स्टेटस को कैलकुलेट करें तो जो हमें फिगर्स मिलेंगी वो इन स्टेट्स में मच बेटर है एज कंपेयर टू दीज स्टेट्स। और उसके सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे अब एक फैक्टर हो गया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम है या हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेजेस कम है, राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। ये पूछा जा सकता है कि विच स्टेट्स हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज and which ones have the least number of medical colleges. Okay, now we have just one topic left for the chapter which is based on unemployment and is the most important part of the chapter. अगर question आने की probability है तो 80% unemployment में से है and 20% पूरे chapter में से है। Okay, so let's move on to the last topic. Easy, simple, very important. Okay. Okay, so now we are dealing with the last topic of our chapter which is based on unemployment. This is one of the most important topic of the chapter. अगर maximum probability paper में अगर question आने की है तो वो इसी topic से, right? अब unemployment है क्या, किस किस तरीके की unemployment होती है और कैसे unemployment कम या ज़्यादा होती है is what we are going to cover in the entire topic. ठीक, सबसे पहले unemployment. अब आपकी बुक सबसे पहले स्टार्ट करती है केस स्टडी को रेफर करके, जो हमने केस स्टडी पढ़ी थी सकल एंड मिलास वाली, राइट? कि बुक कहती है या हमारी केस स्टडी जो हमें बताती है कि सकल्स मदर यूज्ड टू वर्क इन द हाउस होल्ड,
in the house. She used to do all the household chores, work for the took care of the family, of the children, of her husband, right? And his siblings, Sakal's siblings, also did not work. तो क्या ये भी unemployed people में गिने जाएंगे? The answer is no. अब unemployed है कौन? Unemployed, an unemployed person is any person who is willing to do the job, जो काम करना चाहता है at prevailing wage rate, जो मार्केट में उस टाइम उसको पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लेवल ऑफ इनकम, जो लेवल ऑफ वेज रेट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर वो उस लेवल पे काम करना चाहता है और तब भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड. ओके, अब नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सकल्स मदर, राइट, वाज शी सर्चिंग फॉर वर्क? नो, शी वाजंट सर्चिंग फॉर वर्क, तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, राइट. सकल्स सिबलिंग्स, वर दे सर्चिंग फॉर वर्क? नो, दे weren't. तो सिर्फ जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जो काम ढूंढ रही है एंड प्रिवेलिंग वेज रेट पे उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, those who are willing to work at the prevailing wage rate and still not able to get the job will be termed as unemployed people. ठीक, समझ आ गया हमें unemployed people कौन है पहले तो? ठीक है. अब unemployment can be seen in rural as well as urban areas, right? एक हो गई rural unemployment and एक हो गई urban unemployment. अब as the name suggests, rural unemployment जो rural areas में जिस तरीके की unemployment होती है, and urban unemployment जो urban areas में देखी जाती है. Now rural unemployment has two types: seasonal and disguised. Like seasonal unemployment, see, the main, or if I say the mainstream job that most rural people still do in India is agriculture and farming, right? India is an agro-based country and most of the rural people still depend upon agriculture, right? And हमने हमेशा से सुना that agriculture is a seasonal activity. Seasonal activity का क्या मतलब है? There are specific seasons जिसमें agriculture का काम होता है. For example, अब अगर क्रॉप्स लगाने हैं, सो करने हैं, तो दैट हैज टू बी डन इन द स्पेसिफिक सीजन. से फॉर एग्जांपल अगर समर सीजन में क्रॉप्स लगाए जाते हैं एंड ऑटम सीजन के, या फिर ऐसे जब समर सीजन एंड हो जाता है 3-4 महीने बाद, तब क्रॉप्स को काटा जाता है उनके ग्रो होने के बाद, तो उस 6 to 7 मंथ्स के लिए उस फार्मर के पास जॉब होगी, राइट? ही कैन वर्क इन हिज फील्ड, right? He can grow crops, he can perform his agricultural work and hence earn money and contribute to the national income, right? And prove to be asset to the economy, all those things. But for remaining 5 months of the year, but for the rest of 5 months, right, the remaining part of the year, he is unemployed. तो remaining part के लिए जब वो unemployed है and for certain टाइम पीरियड या सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वो एम्प्लॉयड है, तो इट विल बी कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? एंड द सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज सीन इन रूरल एरियाज इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगेन इट इज मेनली सीन इन एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 वर्किंग पीपल इन द फैमिली, राइट? दे हैव अ फील्ड एंड ओवर द फील्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस only 3 people are required. मतलब उस फील्ड पे अगर 3 लोग काम करेंगे तो they are enough and they can produce or they can handle the field well enough, right? लेकिन वो 5 लोग उसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं जिनके ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से कोई भी प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, will be engaged in disguised unemployment. जो वो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं जिनकी उस फील्ड पे रिक्वायरमेंट नहीं है will be called disguised unemployed, right? So these are the 2 main kinds of unemployment that we see in rural areas. Now in urban areas में we tend to see educated unemployment, because in
urban areas, we tend to see educated unemployment more. Why? Because in urban areas, we tend to see that more people know and understand the importance of education, right? So they do graduation, post-graduation and receive further degrees to excel in particular majors, right? In particular subjects. But even after studying so much or even after gaining so much knowledge, if they are unemployed, then it will be known as educated unemployment. अब educated unemployment है क्यों? Because educated unemployment is because of lack of opportunities, right? Also there is a contrast. On one side we need skilled labor. एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारे पास skilled, educated, equipped labor आए जिन्हें knowledge है, right? Who are well educated. And दूसरी तरफ these people are unemployed. So this is a contrast between the two situations, right? अब unemployment की वजह से होगा क्या? Unemployment वो वर्किंग पॉपुलेशन है या अनएम्प्लॉयड वो वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर सकते हैं, जो सोसाइटी का बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है या उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो कंट्री की नेशनल इनकम में या कंट्री के वेलफेयर में, सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे. तो rather than being an asset, वो क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं, राइट? जो अनएम्प्लॉयड पीपल है वो वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन बन जाते हैं. कैसे? सपोजिटली देयर आर 5 people in the family and 3 of them can work, right? 3 of them belong in the working category of the country. Now out of 3 only 1 have job. सिर्फ एक के पास जॉब है, तो the other two are dependent on the one who has the job. जिसके पास जॉब है he has to bear the expenses of बाकी, right? He has to bear the expenses of all the other members जिनके पास जॉब नहीं है, right? तो unemployed people impose a burden on the working population, right? Now अगर हम तीनों सेक्टर्स में देखें तो एम्प्लॉयमेंट का कैसे स्ट्रक्चर काम करता है. While I talk about primary sector, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, इन सब में बात करें, या तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें, राइट? कि लेस नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड एंड मोर आर एम्प्लॉयड. ईदर दिस इज द केस. और अब क्या हो रहा है? द सरप्लस लेबर क्या करती है? रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर जाती है, राइट? एंड नाउ दिस सरप्लस लेबर कहाँ काम करेगी? आगे वाले स्टेजेस में, इधर इन सेकेंडरी सेक्टर और इन टर्शरी सेक्टर, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, या तो वहाँ एम्प्लॉय होंगे, या फिर टर्शरी सेक्टर में. नाउ इन टर्शरी सेक्टर न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप. फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों की मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन, राइट? तो बाकी जो सरप्लस लेबर है वो इनमें एम्प्लॉय होती रहती है, ठीक है. नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्रीजिंग, देयर इज नो डाउट इन दैट. बट व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजिंग? बिकॉज people have to work at minimal income. For example, I have done post graduation. Supposedly a person has done post graduation, and according to his level of education, he should supposedly earn an income of 50,000 per month. उनकी एजुकेशन के हिसाब से उन्हें 50,000 पर मंथ की मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए अगर वो किसी फील्ड में काम करते हैं तो. बट ही हैज टू वर्क एट 20,000 ओनली. तो माना जाएगा कि ही इज एम्प्लॉयड, बट स्टिल ही इज नॉट एम्प्लॉयड टू द लेवल. उस लेवल तक एम्प्लॉयड नहीं है जिस लेवल तक उनकी स्किल्स या पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें होना चाहिए. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग, बट इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज लोग अपने पोटेंशियल, अपनी स्किल के लेवल तक की एम्प्लॉयमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं. ओके, द चैप्टर एंड्स हियर. जस्ट अ केस स्टडी व्हिच शोज कि हाउ एजुकेशन और हाउ इम्प्रूवमेंट ओवर हेल्थ कैन चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ अ विलेज कंप्लीटली. केस स्टडी बहुत सिंपल है. केस स्टडी हमें ये कहती है कि देयर वाज अ विलेज वेयर अ लॉट ऑफ फैमिलीज यूज्ड टू लिव टुगेदर, राइट? उस विलेज में सारी फैमिलीज अपना सारे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसे खुद फुलफिल करती थी, राइट? दे यूज्ड टू वर्क इन देयर फील्ड्स. फूड की फैसिलिटी ऐसे पूरी होती थी, वो अपने कपड़े खुद बनाते थे, तो क्लोथिंग की फैसिलिटी यहाँ से पूरी होती थी. एंड
आपस में मिलजुल कर they used to fulfill their basic needs, right? Now they do not have any educational access, right? Up one day one boy from the family was sent to study agriculture. ठीक है, उसे एग्रीकल्चर पढ़ने बाहर भेजा जाता है. वो वहाँ से एग्रो के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेके वापस आता है एंड ही इज एबल टू इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी अबाउट एग्रीकल्चर. मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी या इजीनेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ज़्यादा आउटपुट आ पाता है, राइट? इससे ये देखकर वो विलेज में एक स्कूल खुलवा लेते हैं एंड नाउ ऑल द चिल्ड्रन कुड स्टडी. ऑल्सो इट इज टोल्ड दैट वन ऑफ द गर्ल्स was sent to learn how to stitch clothes, right? Now if one has been taught, they again everybody was taught doing the same thing and hence ऐसे नई job opportunities develop हो गई and this changed the facet of the village. ठीक है, उनकी सारी की सारी employment opportunities ही बदल गई. Earlier they were just confined to agriculture, सिर्फ agriculture ही करना पड़ेगा, लेकिन अब they have much more and wider job opportunities just because of education. Okay, that's the entire chapter. Main part chapter का part है unemployment and what raises the quality of population. Okay, these are the main two parts, and while the notes will be given on time, and you have to prepare the chapter from the notes itself and just go through the chapter for once. Okay, that would be more than enough. Okay, that's all for the chapter. Bye.